अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हेडलाइन। क्या इमरान खान को स्टैब्लिशमेंट से लड़ाने की कोशिश की जा रही है? क्या इमरान खान के कहने पर परवेज़ इलाही साहब असेंबली डिसॉल्व करेंगे? क्या बाजवा डॉक्ट्रिन इमरान खान के खिलाफ नहीं थी? अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक बदतरीन पॉलिटिशियंस की लिस्ट में टॉप पर कौन? रिजीम चेंज के बाद पेट्रोलियम के रेट्स आलमी मार्केट में कितने कम हुए? नाजरीन, यह 6 पॉइंट, इन पर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहला कि क्या इमरान खान को आर्मी से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है या इसके जो कारिंदे हैं वो पहले वाला माहौल ही चाहते हैं। जिस तरह अब इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और XYZ ये वो नाम लेते रहे हैं, अब भी ये चाहते हैं कि जो न्यू क़यादत आई है, हमारे जो आर्मी चीफ आए हैं, तो इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती है कि उनके साथ इमरान खान अब भी उलझा रहे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगंडे भी कर रहे हैं, साजिशें भी कर रहे हैं, और इमरान खान से कुछ बयानात भी मंसूब कर रहे हैं। तो इमरान खान को इस पर मोहतात रहने की जो है ना कोशिश करनी चाहिए। और इमरान खान का एक बयान ये भी आया है कि उन्होंने कहा कि PTI कारकुनान जो हैं स्टैब्लिशमेंट से मुतालिक किसी भी किस्म की इल्ज़ाम तराशी से परहेज़ करें, और ये सिर्फ PTI नहीं, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम उन पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं या तनकीद करते हैं तो उनका मोराल जो है वो डाउन होता है, और इसका जो है हमारे मुल्क पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और दुनिया में इसका जो है नेगेटिव मैसेज जाता है। पॉलिटिशियन तो क्या, कोई भी आम आदमी भी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उस पर तनकीद, बिला वजह तनकीद नहीं करनी चाहिए। दायरे के अंदर कुछ मामलात हैं, अगर तनकीद है तो वो आप किसी ख़ास शख्स को जो है ना आप कर सकते हैं तनकीद का निशाना, लेकिन हम पूरे इदारे को तनकीद का निशाना नहीं कर सकते, क्योंकि बॉर्डर्स पर जो जवान खड़ा है वो उसके सीने से निकल कर गोली पाकिस्तान की तरफ आती है या पाकिस्तान की आवाम की तरफ आती है, अदरवाइज नहीं आ सकती। तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। पाक फ़ौज का हर एक जवान हमारे लिए हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। जब भी वक्त पड़ा हम पाक फ़ौज के लिए अपने सीने आगे लेकर सबसे पहले हम खड़े होंगे। लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का शख्स है, अगर उसकी कोई पॉलिसी पर आपको एतराज़ है, अगर तनकीद करना चाहते हैं, अगर तनकीद करना बनता है तो तनकीद शौक़ से करें, लेकिन एक लिमिट में रहकर। तो इस मामले पर इमरान खान ने जो है उन्होंने मोहतात रवैया इख्तियार किया है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है, हमारा टकराव वो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, और ना ही उन्होंने सोचा है। चंद एक दो नाम लेते रहे हैं, वो हमें भी पता है कि XYZ और डर्टी हैरी वगैरह, और जो FIR में नाम दर्ज करवाने की कोशिश की गई है, हो सकता है कि उनको कुछ इस बारे में मालूमात हो, लेकिन इसको इससे जोड़ना कि वो पूरे इदारे को हिट करते थे, तो ये बात भी नहीं है। तो इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी ऐसी वैसी चीज़ का जो है आप, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो अवाम तक जाता है, अवाम जो है उसको ऑब्ज़र्व करती है, तो आपका जो बयान है आपके मुंह से निकलता है तो अवाम उसको पिक करती है। तो इस मामले पर आप जो है एहतियात करें, क्योंकि जो लड़ाने वाले लोग हैं वो आपके किसी भी जुमले को तोड़ मरोड़ कर मीडिया पर पेश करते हैं। इस तरह फिर गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, और इदारों में और पॉलिटिशियंस में, जो सियासी पार्टियां, उनमें आपस में जो है टकराव होता है। तो ये पॉइंट अहम था जो आपसे डिस्कस करना था। दूसरा पॉइंट है कि क्या इमरान खान के कहने पर परवेज़ इलाही साहब असेंबली डिसॉल्व करेंगे? तो ये अब 50-50 चांस है। देखें, मोनास इलाही का बयान आया है कि जो बाजवा साहब थे वो PTI के ख़िलाफ़ नहीं थे, हत्ता कि बाजवा साहब ने बकौल मोनास इलाही के वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने मुझे कहा कि आपने PTI को वोट देना है। ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाई जा रही थी उस मामले पर कह रहे थे। तो वो कहते हैं कि अगर वो PTI के ख़िलाफ़ होते या इमरान खान के ख़िलाफ़ होते
तो मुझे ये क्यों कहते? तो दो तीन बातें हैं जो सोचने लायक हैं। एक तो खुलेआम हार्स ट्रेडिंग हुई है जिसका सबको पता था, इदारों को पता था, तो वो कैसे हो पाई? और सिंध से पैसा मुंतकिल हुआ इस्लामाबाद, वो कैसे हुआ? और जो अमेरिकन ओहदेदार थे, एम्बेसडर थे, वो अपोजिशन से, उस वक्त की अपोजिशन से वक्तन फ़वक्तन और अकेले अकेले मुलाकातें क्यों कर रहे थे? और ये साइफर क्यों आया? इसकी वजह क्या थी? और अगर आ गया है तो इस पर तहकीकात क्यों नहीं हुई? तो चंद एक सवालात हैं जो हमारे जहनों में हैं, उठते हैं, तो ये अपनी जगह मौजूद हैं सवालात, क्योंकि एकदम से सोचने की बात है, एकदम से 25 अरकान पीटीआई के कैसे तोड़े गए? उनका एकदम से ज़मीर जाग गया। और अगर उस वक्त ज़मीर जाग गया था पीटीआई अरकान का जो बागी हुए थे, उस वक्त पेट्रोल का रेट क्या था? 148, डीज़ल का 145, और मुख्तलिफ जो बाकी मसनूआत हैं उनके रेट क्या थे? आटे का रेट, खाने पीने की चीज़ें, घी का रेट, हज का रेट क्या था? उम्र अदायगी के लिए जब लोग जाते थे तो 4.5 लाख रुपया जो है ना वो पे करते थे। अब 9 लाख, तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा ही है। घी का रेट किधर है? पेट्रोल का रेट किधर है? 230 को क्रॉस कर चुका है। डॉलर भी, पेट्रोल भी, टमाटर भी और प्याज भी, सभी एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, यानी कि टमाटर प्याज, ना मौलाना बोला ना मरियम नवाज। तो ये चीज़ें सोचने की हैं। उस वक्त टमाटर के रेट पर भी पॉलिटिशियंस बाहर निकल आते थे, मीडिया हमारा चीख चीख कर बोलता था, लेकिन अब क्यों नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब ज़मीर क्यों नहीं जाग रहे? सवाल मेरा अगर गलत है तो बताएं। 148 पे ज़मीर जाग रहा था और अब 230 पे नहीं जाग रहा। 178 डॉलर पे ज़मीर जाग रहा था कि डॉलर ऊपर चला गया है, अब 230 से प्लस हो गया है, अब ज़मीर नहीं जाग रहे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो अपनी जगह पर हमेशा कायम रहेगा और हम पूछते रहेंगे। ज़मीर जागता है, जिन लोगों के ज़मीर जिंदा हों तो वह हर बात पे जागते हैं। थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए, थोड़ा सा भी अगर अप्स डाउन आ जाएं तो उन पे ज़मीर जागते हैं। लेकिन इतने बड़े अपसेट पे, इतनी बड़ी महंगाई पे अगर ज़मीर नहीं जाग रहा तो ये ज़मीर फरोशी है, ये ईमान फरोशी है, ये लालच है, ये तमा है। अब अरकान असम्बली में जो तकारीर होती हैं उनमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान आप लोगों से ज़्यादा हमें दे रहा था। आप लोग तो कहते थे कि आप रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने, आपको हम मराहत देंगे, तरक्याती काम कराएंगे, मंसूबे देंगे आपको। तो इससे अच्छा तो इमरान खान था। ये मैं मोहसिन दावड़ की बात कर रहा हूँ, ये वो कर रहे थे तकरीर, लेकिन सारे खामोश थे। जो विफाकी वज़रा थे, यानी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दाखिला या शहबाज शरीफ साहब, कोई भी असम्बली के हाल में जो है ना वो मौजूद नहीं थे, ऑन द फ्लोर नहीं थे। तो उनके अगर मसले मसाइल हैं तो वो कौन सुनेगा? अब इमरान खान साहब इस वजह से थोड़ा बैक फुट पे चले गए हैं, वरना प्रेशराइज पहले भी कर सकते थे इम्पोर्टेड हुकूमत को असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के लिए या इलेक्शन की राह बनाने के लिए प्रेशर डाल सकते थे। लेकिन जहां मईशत डेड हो चुकी है, इकोनॉमी का हाल ये है कि जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट थी वो 6% से गिरकर -1 पे चली गई है, या इससे बड़ी कह लें कि 0 पे है, यानी ग्रोथ रेट हो ही नहीं रही। अब इनका हाल ये है कि निजी जो बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स, उनसे अब ये इंपोर्टेड हुकूमत लोन ले रही है। इंडस्ट्रीज जो हैं 60% बंद हो चुकी हैं, उनको गैस सप्लाई ख़त्म, टैक्सेस, सुपर टैक्सेस, गैस के रेट, बिजली के रेट कहाँ होता था 20 रुपये या 21 रुपये या 25 रुपये जो कमर्शियल बिजली के रेट होते थे, अब 40 से प्लस हो गए, 40 रुपये से रेट बढ़ गया है टोटल टैक्सेस मिला के। अब आलमी मार्केट में पेट्रोल डीजल के रेट देख लें,
इमरान दौर में 109 से लेकर 125 डॉलर फी बैरल तक जो पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स थे वो गए थे, लेकिन इमरान खान ने एक लेवल पे रखी हुई थी प्राइजेस। 148 पे पेट्रोल था, 145 पे डीजल था। तो अब वो 125 से गिरकर 75 डॉलर फी बैरल जो पेट्रोल के डीजल के रेट हैं वो आ गए। लेकिन इनके ऐलानात देखें कि हमने एक महीने के लिए या दिसंबर के महीने के लिए हमने पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाने। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इनका मतलब ये है कि इन्होंने मज़ीद बढ़ाने थे, तो आलमी मार्केट में तो कम हो रहे हैं। आप फिर ये अवाम को लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं कि हम आप पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते? तो जो आलमी मंडी में बोझ कम हुआ है उसका तो रिलीफ दें अवाम को, या श्रीलंका जैसा हाल करके छोड़ना है आप लोगों ने। हमें भी पता है कि जो हार्स ट्रेडिंग हुई है, वो जो पैसा चलाया गया है वो कहाँ से निकालना है। आपकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। पाकिस्तान का जो बैंक पैसा है वो ख़त्म हो गया है। इतने गैर मुल्की टूर्स इमरान खान ने 3.5 साल दौर में नहीं किए और आपने 8 महीने में कर दिए। इमरान खान ने जो अवाम की फलाह के लिए, गरीबों के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो भी आपने ख़त्म कर दिए। सेहत कार्ड ख़त्म हो गया, वो आपके घर से पैसा जा रहा था। एहसास प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। 14,000 ख़त्म करके आप 2,000 दे रहे हैं, और वो भी आपका अपना। कहाँ से आपका अपना 2,000? जो 14,000 इमरान खान दे रहा था वो कैसे दे रहा था? उसकी मिलें चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। अगर आपकी चल रही हैं 30-30, 40-40 मिलें एक पॉलिटिशियंस की, नवाज शरीफ की देख लें 30-40 से ज़्यादा हैं मिलें। उसका पैसा बैंक बैलेंस देख लें, स्विस बैंक। जरदारी साहब का देख लें, जिनके पास पैसा है, दौलत है, स्विस बैंक से भरे हुए हैं, कारोबारी लोग हैं, असासे हैं, उन्होंने 14,000 रुपये उस बंदे के बंद किए हैं जिसका ना कोई कारोबार है ना कोई मिल है। वो कहाँ से दे रहा था? और अब आप क्यों नहीं दे पा रहे? कर्जे तो वैसे ही हैं। एक और पॉइंट है जी, मोना सिलई साहब का जो एक बयान है वो मुतनाज़ है, जो है ना, उन्होंने एक बहुत बड़ा वो खड़ा कर दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि बाजवा साहब जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ नहीं थे। देखें, हमें नहीं मालूम, ये जो खबरें अफवाह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही हमें मिलती हैं। वो कहते हैं कि बाजवा साहब, ये जो एक बयानिया बनाया गया है कि बाजवा साहब पीटीआई के खिलाफ थे, वो मोनस इलाही साहब कहते हैं कि वो पीटीआई के खिलाफ नहीं थे, और वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा था कि आप पीटीआई के हक में वोट डालें, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जा रही थी। तो वो कहना चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान के खिलाफ थे बाजवा साहब तो मुझे क्यों उन्होंने कहा? इसका मतलब है कि वो इमरान खान के खिलाफ नहीं थे। अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाएं तो उसका ब्लेम जो है एस्टेब्लिशमेंट को ना करें। यानी ये मोना सिलई साहब कहना, हम शुरू से कह रहे थे कि ये इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। ये लोग, ये अवाम या मुल्क के लिए नहीं आते, ये अपने मफाद के लिए आते हैं। अब इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है इमरान खान साहब को। सवालात मैं पहले भी उठा चुका हूँ कि अगर बाजवा साहब इमरान खान के खिलाफ नहीं थे तो चंद बल्कि कई सवालात उठते हैं, जिनमें बड़े बड़े सवालात ये हैं कि जिस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म था 8 या 9 अप्रैल की रात को, उस वक्त जो कैदियों वाली वैन थी वो किसने बुलवाई थी? जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि अवाम इस्लामाबाद पहुँचे तो उसको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किसने किया? जबकि वज़ीर आज़म तो इमरान खान था। पंजाब असम्बली पर हमला हुआ, अंदर पुलिस दाखिल हो गई, किसने इजाज़त दी थी? कानून के मुताबिक, चलो कानून के मुताबिक ही समझ रहे कि कानून के मुताबिक जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था या नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रही थी रात को। जब कामयाब हो जानी थी तो फिर अदालतें, अगर इमरान खान डी सीट होना था, नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होनी थी, तो रात के 12 बजे अदालतें किसके कहने पर
और उस वक्त नाम मुख्तलिफ PTI कारकुनान के ECL में क्यों डाले जा रहे थे और कौन डलवा रहा था। चंद क्वेश्चंस हैं मौना सलई साहब जो उठते हैं और ये अपनी जगह पर कायम रहेंगे। एक और बहुत बड़ा जो क्लेम किया जा रहा है, ये ट्वीट मैंने पढ़ा है और ट्वीट है चौधरी निसार साहब का। उन्होंने ट्वीट शेयर किया है कि अल जजीरा TV के मुताबिक जो बदतरीन पॉलिटिशियंस हैं उनमें मौलाना फजल रहमान साहब टॉप पे हैं। अब ये देखना पड़ गया था। मौजूदा सियासी चप क्लाश में जो मौलाना साहब और शुरू से ख़वातीन के ख़िलाफ़ एक नाजेबा यानी कि जुमले बोलते हैं, इनके नरम नरम गाल हैं, नरम नरम पाँव हैं, ये तितलियां हैं, नरम ये कुचली जाएंगी, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और ये बेडरूम वगैरह ये वो, हमें ये जुमले बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मौलाना साहब को शर्म नहीं आई। पहले ही मौलाना का इमेज ख़राब, अब तो मौलाना बोलते भी शर्म आती है। जब से इत्तेहाद का हिस्सा बना मौलाना का इमेज ख़राब हो गया। अब जो बची खुची साख थी उस पर मौलाना साहब ने पानी फेर दिया है। अब ये धब्बा किस पे लगा? मौलाना पर, मौलाना की साख पर। अब उसके खिलाफ FIR होंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है उन्होंने FIR कटवाने का इरादा किया है। अब कानूनी कार्रवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट से हमारी भी इल्तिजा है कि मौलाना साहब का मुंह बंद करवाएं। नाजरीन अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अगले भी लोग में तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।